हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ऑलराइट, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन क्या होता है और हमने दो तरह की रेस्पिरेशन यानी एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी डिस्कस किया था। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ऑलराइट, वीडियो शुरू करने के पहले एज यू ऑल नो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये सभी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्प करती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उसे अपने दोस्तों के साथ और जिसे भी इसकी ज़रूरत है उन सभी के साथ शेयर करें। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि इस तरीके की और भी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स एनिमल रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं फॉर रिलीजिंग एनर्जी, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी, क्योंकि प्लांट भी क्या है, एक लिविंग बीइंग है, तो प्लांट के अंदर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी प्लांट को कहाँ से मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी काफ़ी सारी लाइफ प्रोसेसेस होती है ना। प्लांट्स के अंदर भी न्यूट्रिशन होता है यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा था। तो उन सभी प्रोसेस के लिए, उन सभी लाइफ प्रोसेस के लिए प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, जितने भी अब प्लांट और एनिमल में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है? एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो एक ही पार्ट से, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन करते हैं तो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या है? नोज़ है। यानी सिर्फ हम इसी नोज़ के थ्रू एयर को अंदर लेते हैं, यानी हम एक सिंगल यूनिट की तरह रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, लीव्स हो, प्लांट का हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। यानी उसके हर एक पार्ट में, स्टेम में अलग रेस्पिरेशन होता है, लीव्स में अलग रेस्पिरेशन होता है, रूट्स में अलग रेस्पिरेशन होता है। सो प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को एक सिंगल यूनिट की तरह परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, हमारे साथ क्या होता है, हम ऐसा नहीं करते कि हम नाक से भी सांस लेते हैं, कान से भी लेते हैं, हाथ से भी लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, बट प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। वो स्टेम से भी, रूट से भी एंड लीव से भी, इन सभी से उनका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ऑल्सो जब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। यानी कि प्लांट्स के अंदर जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, यानी जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। लेकिन रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इनसाइड एनिमल। यानी एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होती है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फर्दर हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, लंग्स के बाद फिर वो क्या करती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती है और फिर वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे हैंड हो या लेग्स हो या हमारा ब्रेन हो या जितने भी हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं, तो उन सभी पार्ट्स को अलग 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 ऑक्सीजन क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन है रेस्पिरेटरी गैसेस का, उसको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही कम होता है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि उसके हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
सो नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है वैसे प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। सो प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में मूव करता है। ठीक है, यानी द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ या फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई पानी की बॉटल लेते हैं, ठीक है, पानी की बॉटल लेते हैं जो पानी से भरी है, दैट मीन्स कि उस बॉटल के अंदर जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन या पानी का जो अमाउंट है वो क्या है? ज़्यादा है। लेकिन अगर हम किसी सरफेस को देखें, फॉर एग्जांपल हमारे सामने अगर ये सरफेस है तो यहाँ पे अभी बिल्कुल भी वाटर नहीं है, यानी यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बिल्कुल कम है या लो है हम कह सकते हैं। तो जब हम उस पानी की बॉटल को खोल के पानी को इस तरीके से गिराएंगे सरफेस पे तो क्या होगा? वो वाटर पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से यानी बॉटल में से सरफेस पे जब जाएगा, यानी वो किस तरीके से मूव करेगा? अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में मूव करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, तो प्लांट को भी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट का जो एरिया है, प्लांट का जो शेप है वो कैसा है? ब्रांचिंग शेप है। तो ब्रांचिंग शेप होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लार्जर सरफेस एरिया मिलता है, इसीलिए डिफ्यूजन से उनका रेस्पिरेशन के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से उन्हें मिल जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की बॉडी क्या होती है? वो ब्रांचिंग शेप में तो नहीं है प्लांट्स की तरह। वो जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हमारा एक लिमिटेड सरफेस एरिया है, लिमिटेड वॉल्यूम है, यानी हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो कंटिन्यूसली चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो प्लांट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन प्लांट्स का क्या है? ब्रांचिंग शेप है ना, उनके काफ़ी सारे ब्रांचेस निकले होते हैं और उसका जो हर एक पार्ट है यानी स्टेम, लीव्स, रूट्स, हर एक पार्ट अपने अपने लेवल पे रेस्पिरेशन करता है। दैट इज़ वाई उनका डिफ्यूजन से यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस से उनका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। बट ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे ऑक्सीजन चाहिए होता है ताकि बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया प्लांट से क्या है? कम है। ऑलराइट, सो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमें पता चल गया कि प्लांट को जो ऑक्सीजन है वो किससे मिलता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब हम ये देखेंगे कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में यानी स्टेम में, रूट में, लीव्स में किस किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, सो रूट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है? तो रूट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट हैपन्स थ्रू द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि रूट के अंदर क्या होते हैं? रूट के जो एपिडर्मल सेल्स हैं, आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, हर एक सेल की एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल सेल। तो रूट्स का जो एपिडर्मल सेल्स होता है उसके कुछ बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, यानी कि आपने किसी रूट को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसका जो इस तरीके का रूट का स्ट्रक्चर होता है कुछ, तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे से एक्सटेंशंस होते हैं, यानी कि बहुत फाइन एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं ना छोटे छोटे, बिल्कुल वैसे ही। तो उस एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं किसी पेड़ में बहुत छोटे छोटे से एक्सटेंशन होते हैं उसकी जड़ों में, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। वो रूट हेयर क्या होता है? जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर जो एयर है, आप सभी जानते हैं कि एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह है, सॉइल में भी एयर है ना। तो सॉइल के अंदर जो एयर है यानी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस एयर के कांटेक्ट में कौन होता है? रूट हेयर होता है। तो उसी सॉइल के अंदर से वो ऑक्सीजन को ले लेता है, देन रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है रूट्स के अंदर। उसके बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है रूट सेल के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो उसी रूट हेयर से फिर डिफ्यूज़ कर देता है ना। यानी जो पूरा प्रोसेस है हमारा, ये जो पूरा का पूरा डिफ्यूजन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, यानी रूट हेयर ने क्या किया? सॉइल के कांटेक्ट में है ये, तो सॉइल से एयर पहले ले लिया, ठीक है, फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है,
रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को उसी रूट हेयर के थ्रू वो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, यानी बाहर निकाल देते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक पॉइंट है, इफ़ द रूट ऑफ द लैंड प्लांट रिमेन वाटरलॉग्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, द प्लांट विल डाई बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल्स द एयर फ्रॉम इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। यानी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कोई जो लैंड प्लांट है, यानी ज़मीन में अगर कोई प्लांट लगा है, तो कई बार हेवी रेन की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से अगर पानी उस प्लांट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है तो वो प्लांट मर जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप सभी सोचेंगे कि प्लांट को तो पानी चाहिए, उसके लिए अच्छा है, बट नहीं, वाटर प्लांट को चाहिए बट एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। प्लांट को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमने पढ़ा भी था पहले। तो प्लांट को लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है। सो एक्सेस वाटर जब उसके आसपास जमा हो जाता है तो वो वाटर क्या करता है, सॉइल के अंदर जो एयर है उन सारे एयर को वो एक्सपेल कर देता है, मतलब हटा देता है और रूट तक पहुंचने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से प्लांट के रूट्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दैट इज़ वाई अगर ऐसा लंबे टाइम तक हुआ, मतलब 4 दिन 5 दिन तक, अगर किसी पेड़ के चारों तरफ, या 1 महीने तक आप कह सकते हैं, तो अगर किसी पेड़ के चारों तरफ पानी जमा है तो उस केस में क्या होगा, प्लांट मर जाएगा। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन इन रूट्स, जो किसकी वजह से होता है, रूट हेयर की वजह से होता है ना। नाउ रेस्पिरेशन इन स्टेम, यानी स्टेम में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो स्टेम है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हर्बेसियस प्लांट का स्टेम, यानी जो हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे, जैसे तुलसी का पौधा, नीम के पौधे, मिंट यानी पुदीने का जो पौधा होता है, ये सब क्या है, हर्ब्स हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं ये। तो आपने देखा होगा तुलसी का पेड़ या फिर जो पुदीने का पेड़ होता है, आप सभी के घरों में लगभग पाया जाता है। तो उन सभी का जो स्टेम होता है ना, वो काफ़ी नाजुक होता है ना, बहुत पतला सा स्टेम होता है उन सभी का। तो हर्बेसियस प्लांट का जो स्टेम है, उस स्टेम में क्या होता है, स्टोमेटा। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा स्टोमेटा हमने कहाँ पढ़ा था, लीव्स में पढ़ा था। लेकिन जो हर्ब्स होते हैं, यानी छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके अंदर भी स्टोमेटा होता है। तो उस तरह के प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज है, यानी रेस्पिरेशन के लिए जो गैस चाहिए, तो उसी स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है। ठीक है, जो स्टोमेटा प्रेजेंट है हमारे हर्ब्स में, हर्बेसियस प्लांट में, उसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन एंटर करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है, देन वुडी प्लांट, दूसरा जो प्लांट होता है वो क्या होता है, वुडी प्लांट होते हैं, जिनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, थिक होता है ना। तो वुडी प्लांट्स में क्या होता है, जो स्टेम की आउटर कवरिंग है, यानी ये जो अगर मान लीजिए स्टेम है, ये काफ़ी मोटा सा होता है, लकड़ी का होता है ये, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, बार्क, है ना। तो जो बार्क होती है उस पर लेंटिकल्स होते हैं, यानी लेंटिकल्स इस तरीके से छोटे छोटे से, आई होप मैं आपको इमेज में दिखा रही होंगी। तो स्टेम में इस तरीके से लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी लेंटिकल्स के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी इसी लेंटिकल्स के थ्रू, ये जो स्मॉल स्मॉल होल्स आपको दिख रहे होंगे, उसी होल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से रूट्स के अंदर हमने क्या देखा, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो रूट हेयर से होगा। आप इमेज में देख सकते हैं रूट हेयर किस तरीके से सॉइल के एयर के कांटेक्ट में रहता है और किस तरीके से रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमने स्टेम का देखा कि जो हर्बेसियस प्लांट है उसमें जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो स्टोमेटा के थ्रू होगा, और जो वुडी प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, लेंटिकल्स के थ्रू होगा। लेंटिकल्स मतलब जो बार्क ऑफ अ ट्री का जो आउटर कवरिंग है उस पर लेंटिकल्स होते हैं, यानी स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, उसी लेंटिकल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होगा। आप सभी ने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या देखा था कि लीफ पे बहुत छोटे छोटे से टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, है ना। तो आपको याद भी होगा, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के टाइम आपको बताया था कि जितने भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सभी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो लीव्स का रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है वो स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी उसी स्टोमेटा के थ्रू लीव्स से क्या होगा, डिफ्यूज होगा। ठीक है, आई होप मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ कि स्टोमेटा किस तरीके से होता है। आपको मैंने पहले भी समझाया था कि स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो इसी तरीके से स्टोमेटा जब ओपन होती है तो ऑक्सीजन लीव्स के अंदर एंटर करता है और फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमेटा के थ्रू लीव से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है लीव्स में। ऑल्सो जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो दिन में भी होता है और रात को भी होता है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि प्लांट सिर्फ रात को रेस्पिरेशन करते हैं, दिन में नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग है ना। तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग हम हर टाइम करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा ब्रीदिंग चलता रहता है। तो प्लांट्स में भी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस या रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो दिन और रात दोनों में होता है। लेकिन उनमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि डे टाइम में क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस वजह से वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं लेकिन कम अमाउंट में लेते हैं, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करना होता है। उनका मेन प्रोसेस क्या है? डे टाइम में फोटोसिंथेसिस, इसीलिए वो दिन में ऑक्सीजन कम लेते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं लेते हैं लेकिन कम लेते हैं, ठीक है। लेकिन रात के टाइम में क्योंकि उन्हें सिर्फ रेस्पिरेशन करना होता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, रात को नहीं होता, तो रात के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे हम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि रात के वक्त हमें प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम प्लांट्स भी क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो उस वक्त अगर आप प्लांट के नीचे सोएंगे तो क्या होगा? बॉडी पैरालाइज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपने देखा कि किस तरीके से स्टेम में, लीव्स में और रूट्स में अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्ट्स से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में भी क्योंकि हर एक एनिमल का जो बॉडी शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो सब अलग अलग है, इसीलिए हर एक एनिमल का जो रेस्पिरेशन करने का ऑर्गन है वो भी अलग है, जो तरीका है वो भी अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना। तो ऑब्वियसली एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। उनकी बॉडी शेप अलग होती है, साइज़ अलग होती है, सरफेस एरिया में अंतर होता है। तो इन सब अंतर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे अमीबा जो है उसके अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? किसी भी सेल का जो आउटर कवरिंग है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। क्योंकि वो सिंपल यूनिसेलुलर सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ही बहुत सिंपल तरीके से होता है ना। नेक्स्ट अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म आप सभी ने देखा होगा, जो मिट्टी में रहती है ना, ब्राउन या रेड कलर की समथिंग, ठीक है। तो वो जो अर्थवॉर्म है स्पेशली आपको बारिश के टाइम दिखती है। तो अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? स्किन, यानी वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक्वाटिक एनिमल की बात करें तो एक्वाटिक एनिमल क्योंकि वो पानी में रहते हैं हर टाइम, तो उनकी बॉडी में इस तरीके से ऑर्गन्स होने चाहिए जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के भरोसे रहेंगे तो क्या होगा? उनका मतलब उनकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचने में टाइम लगेगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनकी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो वाटर के, क्योंकि आपको पता है वाटर में क्या होता है, वाटर को हम H2O लिखते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, चाहे वो मछली हो, प्रॉन्स हो, तो उन सब में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। गिल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा मछलियों में। तो गिल्स इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो पानी के डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करके सांस ले सकें, ठीक है। फिर जितने भी इंसेक्ट होते हैं, चाहे वो ग्रासहोपर हो, कॉकरोच हो, हाउसफ्लाई हो, मस्कीटो हो, उनकी बॉडी पे बहुत छोटे से छेद होते हैं जिसको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, और एयर ट्यूब्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया, ठीक है। तो जितने इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में
स्पाइडिकल्स एंड एक एयर ट्यूब होता है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, इसी दोनों के थ्रू वो सांस लेते हैं, ठीक है। देन जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल जैसे कि मैन, लिजर्ड, डॉग्स, कैट एट्सेट्रा, जितने भी लैंड एनिमल्स हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, उन सभी के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है, ठीक है। फिर जो फ्रॉग हैं, फ्रॉग दो तरीके से सांस लेता है, वो अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है एंड वो अपनी लंग से भी सांस ले सकता है, ठीक है। तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखा, यानी अलग अलग पार्ट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। देन हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखा। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स वैसे हर एक पॉइंट को, यानी कि अमीबा कैसे रेस्पिरेशन करता है, देन फ्रॉग कैसे करता है, एक्वेटिक एनिमल कैसे करते हैं, हम चाहें तो हम हर एक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये याद रखें कि हर एक ऑर्गन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होता है। आपसे पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि हर अलग अलग एनिमल का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होता है। बाकी इसको डिटेल में समझने की कोई ज़रूरत है सच आपको नहीं है। फिर भी अगर आप समझना चाहें तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें जिसे भी इसकी ज़रूरत है। ऑल्सो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको हर वीडियो टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।